हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज एमसीक्यू की सीरीज में हम लोग 21 ऑफ जनवरी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को इस वीडियो में देखेंगे। तो आज के टॉपिक्स हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सी पोर्ट्स के बारे में देखें। कौन-कौन से इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं इंडिया में? मेजर सी पोर्ट कौन-कौन से हैं? इसके बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा वो विज़न इंडिया @2047 विज़न इंडिया मतलब अमृत काल जो अभी चल रहा है उसके बारे में हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में होगा। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी जल्द ही उसका ट्रायल हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन एक वैक्सीन के बारे में होगा, हैवीश्योर। ये वैक्सीन किस डिजीज़ से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन बॉटम ट्रॉलिंग के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे। अगला क्वेश्चन हम लोग इज़राइल के बारे में देखेंगे। इज़राइल और हमास का भी वार चल रहा है, तो इज़राइल बहुत न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हमारा अगला क्वेश्चन होगा। सेवेंथ क्वेश्चन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग अपने संविधान में जो शेड्यूल्स हैं, उनके बारे में 7वाँ क्वेश्चन को देखेंगे। एंड एट्थ क्वेश्चन कास्ट सेंसस। बिहार के बाद एक और राज्य है, जो कि कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सी पोर्ट्स के बारे में है कि स्टेटमेंट अबाउट सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स के बारे में हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मेजर पोर्ट आर अंडर, जो मेजर पोर्ट्स हैं हमारे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। सेकेंड स्टेटमेंट द माइनर पोर्ट आर अंडर स्टेट जुरिडिक्शन। देखते हैं इसमें इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली टू, सी ऑप्शन बोथ एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अभी हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि केंद्र सरकार के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स जो हैं वो स्टेट के जुरिडिक्शन में आते हैं। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं कि हमारे जो मेजर पोर्ट हैं, यहाँ गुजरात में कांडला सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट यही है, और ओनली रिवराइन पोर्ट भी यही है, कोलकाता हल्दिया पोर्ट। फिर पोर्ट ब्लेयर यहाँ अंडमान एंड निकोबार में भी एक हमारा ही मेजर पोर्ट्स है। तो इसके बारे में ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी ज कुछ ही दिन पहले हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं, वो कोच्चि गए थे और न्यू ड्राई डॉक एट कोचिंग शिपयार्ड का इनॉग्रेट किए थे। इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटीज़ ऑफ सीएसएल एंड द एलपीजी इम्पोर्ट टर्मिनल ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये तीनों मेजर डेवलपमेंट हुआ था अभी, तो इसलिए पोर्ट्स हमारे न्यूज़ में हैं। अगर हम एनडीडी के बारे में बात करें, न्यू ड्राई डॉक, तो ये मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम देखें कि ये सारा कुछ इम्पोर्टेंस क्या रखता है, जो हमारे इतने मेजर डेवलपमेंट है, ये स्ट्रैटेजिक विज़न विज़न फॉर मैरीटाइम डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट लाएगा ये, आत्मनिर्भर हमें बनाएगा एंड अलाइनमेंट विद ग्लोबल विज़न, और ग्लोबल विज़न के साथ हमें अलाइन करेगा। तो इसलिए ये सारे डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है विज़न इंडिया 2047। इस प्रोजेक्ट को कौन इनिशिएट किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। ये नीति आयोग क्या है? नीति आयोग ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक एपेक्स पॉलिसी थिंक टैंक बॉडी है। एक बॉडी है जो इसका चेयरमैन मोदी जी हैं, पीएम इसका चेयरमैन होता है। व्हाट इज विजन इंडिया 2047? विजन इंडिया 2047 के बारे में जान लेते हैं। द प्रोजेक्ट एम टू मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ए मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर।
ये प्रोजेक्ट है इंडिया को इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर में भी हमें इंडिया को और ऊपर ले जाने के लिए। तो ये हमारा विज़न है। अभी अमृत काल भी चल रहा है 25 साल। ये ब्लूप्रिंट तैयार करेगा विज़न इंडिया 2047 अगले 25 साल के लिए। एक और इसी से रिलेटेड टर्म्स है विकसित भारत। तो देखते हैं विकसित भारत का क्या इम्पोर्टेंट फीचर है। तो सबसे पहले हम लोग विकसित भारत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे। लो प्रोडक्टिव सेक्टर जो हैं, जैसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, उससे हम लोग हाई प्रोडक्टिव सेक्टर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये पहला हो गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। सेकंड हमारा इम्प्रूविंग फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन। हमें फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन को इम्प्रूव करना होगा ताकि गरीब को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, उन्हें वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट हो। जैसे हमारा डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसी तरह से और हम इसे स्ट्रेंथन करेंगे। अगला है गवर्नेंस रिफ़ॉर्म करेंगे। गवर्नेंस हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें और हम स्ट्रॉन्ग करेंगे और प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस को और हम ईज़ी करेंगे, रूल ऑफ लॉ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगला है इंक्रीज़ कॉम्पिटिटिवनेस। हम कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करेंगे ताकि और से और प्लेयर इंडिया डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो सके। अगला और सबसे और है ऑर्गेनाइज़ लेबर मार्केट। हम लेबर मार्केट को और ऑर्गेनाइज़ करेंगे क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई हमारा इंक्रीज़ हो सके। तो ये 5 एस्पेक्ट्स हैं विकसित भारत के। चलते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को फंड कहाँ से आया है? अभी जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट हुआ है, तो उसको उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फंडिंग कहाँ से है? पहला एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी वर्ल्ड बैंक, सी आईएमएफ, डी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया खुद अपने पैसों से इसको डेवलप किया है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सही जवाब है बी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की फंडिंग की है। अगर हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में जाने तो ये यहाँ लुधियाना से लेकर के और ये सोननगर बिहार यहाँ तक। ये रेड वाला जो लाइन है यही है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ब्लैक वाला हमारा प्रीवियस लाइन है जो एग्जिस्टिंग है। तो ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे अभी सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। अभी इस पे आवागमन शुरू हो जाएगा। तो ये 1337 किलोमीटर है। अगर इस सेहनवाल पंजाब से सोननगर बिहार, यहाँ तक हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमारे कैपेसिटी को एनहांस करेगा, कॉस्ट रिड्यूस करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल करेगा क्योंकि इससे ज़्यादा गुड्स हम टाइम पे डिलीवर कर पाएँगे जो कि हमारा डेवलपमेंट में यूज़ होगा। तो ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हैविश्योर वैक्सीन। एक वैक्सीन अभी लॉन्च हुआ है हैविश्योर नाम से। लॉन्च बाय इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड आईआईएल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये बताना है कि ये किस डिजीज से रिलेटेड है। ऑप्शन ए कोरोना वायरस, सॉरी, ऑप्शन ए न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, ये कोविड-19 से रिलेटेड है। बी सर्वाइकल कैंसर, सी हेपेटाइटिस ए या डी ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे सही जवाब सी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस ए। ये हैविश्योर वैक्सीन जो आईआईएल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये हेपेटाइटिस ए से है, ए से रिलेटेड है। अगर हेपेटाइटिस के बारे में देखें तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है 28 ऑफ जुलाई को। और अगर हम इसका थीम के बारे में बात करें
2023 का अगर थीम देखें तो वन लाइफ वन लिवर, ये हमारा 2023 का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम था। तो अगर हेपेटाइटिस एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर है, ये लीवर की बीमारी है, तो ये इसमें लीवर में स्वेलिंग आ जाता है। अगर टाइप ऑफ हेपेटाइटिस के देखोगे तो ए, बी, सी, डी एंड ई 5 टाइप के हैं। ये सारे के वैक्सीन है एक्सेप्ट सी। हेपेटाइटिस सी के अभी वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है, तो ये हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन नहीं है और बाकी ए, बी, डी एंड ई का वैक्सीन अवेलेबल है। अभी हैवीसियोर जो है, जो हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन को डेवलप किया गया है। ये हैवीसियोर जो होगा, सिर्फ 2 डोज़ वैक्सीन होगा। सब 12 मंथ ऑफ एज से ये लगना शुरू होगा और ये फर्स्ट डोज़ के बाद सेकंड डोज़ के लिए कम से कम 6 महीने का वेट करना होगा। 6 एट लीस्ट आफ्टर 6 मंथ। तो ये हो गया हेपेटाइटिस के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, बॉटम फॉलिंग, ये न्यूज़ में है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन ए, एक्सपेरिमेंट ऑन द अर्थ कोर, ऑप्शन बी, मेथड ऑफ फिशिंग, ऑप्शन सी, टाइप ऑफ ए गेम, एक प्रकार का खेल है, डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है, इस ऑप्शन का सही जवाब है मेथड ऑफ फिशिंग। ये एक प्रकार का मेथड ऑफ फिशिंग है। बॉटम ट्रॉलिंग एक प्रकार का मेथड ऑफ फिशिंग है। ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार का होता है। ये डीप सी फिशिंग भी इसे बोला जाता है। ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे इज़राइल के बारे में पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इज़राइल इज़ बॉर्डर बाय सीरिया, लेबनान, द वेस्ट बैंक, जॉर्डन, द गाज़ा स्ट्रिप एंड इजिप्ट। सेकंड स्टेटमेंट, द गल्फ ऑफ अकाबा इज़ द लार्ज गल्फ at the northern tip of the Red Sea, east of the Sinai Peninsula and west of the Arabian mainland। तो इन दोनों में से सही स्टेटमेंट को हमें बताना है। ए ऑप्शन ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली टू, सी बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सही जवाब है सी, बोथ। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर हम इज़राइल को देखें तो ये है इज़राइल। तो इज़राइल से देखें कि सीरिया का भी बॉर्डर टच होता है, जॉर्डन का भी बॉर्डर टच होता है और ये सिनाई पेनिनसुला जो है सो इजिप्ट का पार्ट है, तो इजिप्ट का भी यहाँ पे बॉर्डर टच होता है। ये है गाज़ा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक, तो इज़राइल एंड देयर नेबरिंग कंट्री। अगर हम बात करें और गल्फ ऑफ अकाबा, ये है हमारा गल्फ ऑफ अकाबा। ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये है स्वेज कैनाल जो हमारा रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है और ये गल्फ ऑफ अकाबा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि which schedule of the constitution is related to the allocation of seats in the Rajya Sabha to the state and the union territory। ये कौन सा शेड्यूल हमारा है जो एलोकेशन ऑफ सीट के बारे में बात करता है राज्यसभा में? ऑप्शन ए, फोर्थ, बी, फिफ्थ शेड्यूल, सी, सिक्स्थ शेड्यूल या डी, सेवेंथ शेड्यूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फोर्थ शेड्यूल। अगर और हम शेड्यूल के बारे में बात करें तो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू 12। इसका देखें तो पहला शेड्यूल जो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है। सेकंड शेड्यूल हमारा अलाउंस के बारे में, सैलरीज के बारे में बात करता है। थर्ड शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन। ये सारे लिस्ट हैं। हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था, उसके बाद 4 और शेड्यूल ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। अगर अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो 9th शेड्यूल सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड हुआ था और 10th शेड्यूल जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। ये एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसको बोलते हैं। 11th एंड 12th with 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट रिस्पेक्टिवली के द्वारा लाया गया था।
तो ये है शेड्यूल, चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बिहार के बाद कौन-सा राज्य है जो कास्ट सेंसस कंडक्ट करने वाला है? 8th क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा गया है, तो हमें राज्य बताना है कि जो बिहार के बाद कास्ट सेंसस कंडक्ट करेगा। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी केरला। आपका यहाँ पे सही जवाब है आंध्र प्रदेश। बिहार पहला राज्य था जो कि कास्ट सेंसस को कंडक्ट कराया और उसके बाद अभी आंध्र प्रदेश डिसाइड किया है कि हम कास्ट सेंसस को कंडक्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।